मोहनलाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी था। उसकी उम्र करीब 62 साल हो चुकी थी। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। उसका एक ही बेटा था, राजीव। शादी के बाद राजीव काम के सिलसिले में दुबई चला गया। शादी के कुछ ही समय बाद वो अपनी पत्नी संजना को गांव में अपने पिता के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ मोहनलाल और उसकी बहू संजना रहते थे। राजीव साल में बस एक बार छुट्टी पर आता। बाकी समय दोनों उसी बड़े से आंगन वाले घर में अपनी अपनी तन्हाई के साथ रहते। एक सुबह संजना ने ससुर जी के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखी। मोहनलाल ने कप उठाया और इशारे से उसे भी पास बैठने को कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो गंभीर आवाज में बोले, बेटी, मैं बहुत अकेला हो गया हूं। अब ये तन्हाई सहन नहीं होती। सोचता हूं दोबारा शादी कर लूं। आखिर कब तक यूं अकेले जीऊं? संजना एक पल को चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे ससुर जी, इस उम्र में कौन शादी करेगा? और आप अकेले कहां हैं? मैं तो यही हूं। फिर इतनी चिंता क्यों? मोहनलाल ने गहरी सांस ली और बोले, तुम घर में हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं। ये अकेलापन अंदर से खा जाता है। संजना ने नरमी से कहा, ससुर जी, मेरे रहते आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं भी जानती हूं कि अकेलापन कितना भारी होता है। राजीव को गए बहुत वक्त हो गया है। वो साल में बस एक बार आता है। कई बार मुझे भी खुद को खाली और अकेला महसूस होता है। ये कहते हुए उसने नजरें झुका ली। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ देर बाद दोनों ड्राइंग रूम में चले गए, जहां बातचीत और भी गहरी होने लगी। थोड़ी देर बाद मोहनलाल बोले, बेटी, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम एक दूसरे का सहारा थे। अब वे दिन बस याद बनकर रह गए हैं। संजना ने प्यार से जवाब दिया, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप आज भी मजबूत लगते हैं। आपके चेहरे पर आज भी हौसला दिखता है। इतना कहकर वो अचानक खड़ी हुई और बोली, आप जरा रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं। वो तेज कदमों से किचन में गई और चाय बनाई। इस बार उसने चाय में एक दवा भी मिला दी। चाय की खुशबू के साथ माहौल में एक गंभीर सी खामोशी फैल गई। कुछ ही देर में संजना चाय लेकर वापस आई। दूध वाली चाय का कप देखकर मोहनलाल ने हैरानी से पूछा, ये क्या ले आए हो? क्या इससे मैं फिर ताकतवर बन जाऊंगा? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस जाएगी? संजना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने बिल्कुल सही समझा। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप ये चाय पी लेंगे, आपको अपनी पुरानी ताकत का एहसास होने लगेगा। मोहनलाल ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसी दवा है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी जवानी लौटा देगी? संजना ने नरमी से जवाब दिया, पहले आप पी लीजिए, असर खुद महसूस हो जाएगा। मोहनलाल ने देर नहीं की। उसने चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। अभी वो कुछ समझ पाता, उससे पहले संजना का फोन बज उठा। कॉल उसके पति राजीव की थी। संजना फोन उठाकर कमरे से बाहर चली गई ताकि आराम से बात कर सके। उधर से राजीव खुशी से बोला, संजना, मैं 2-3 दिन में घर आ रहा हूं। यह सुनकर संजना चौंक गई। बोली, क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, अचानक कैसे? राजीव हंसते हुए बोला, ऑफिस में अगले 2 महीनों के लिए काम बंद है। सोचा घर आकर सबके साथ वक्त बिताऊं। संजना ने हल्की आवाज में कहा, अच्छी बात है। राजीव ने तुरंत पूछा, पिताजी कैसे हैं? संजना ने कहा, अभी तो कमरे में थे, मुझे बुला रहे थे। कुछ देर दोनों पति पत्नी की बात होती रही। फिर कॉल खत्म हो गई। संजना जब कमरे में लौटी तो देखा मोहनलाल बिस्तर पर गहरी नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा था, मानो बरसों बाद उन्हें चैन मिला हो। बाहर शाम ढल रही थी और पूरे घर में एक शांत माहौल छा गया था। रात हो चुकी थी। संजना ने खाना खाया और अपने कमरे में सो गई। सुबह सूरज की किरणें आंगन में फैलने लगी। रोज की तरह वो ससुर जी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में गई।
मोहनलाल ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो दूध वाली चाय दी थी, उसका स्वाद कमाल का था। संजना मुस्कुराई, अच्छी बात है ससुर जी, आपको पसंद आई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो राजीव आ चुका था। संजना अपने पति को देखकर खुशी से उससे लिपट गई। कई दिनों बाद घर में रौनक लौट आई। अगले दिन राजीव ने कहा, क्यों ना हम तीनों दिल्ली चले, कुछ दिन घूम भी लेंगे और साथ वक्त भी बिताएंगे। कुछ ही दिनों बाद वे दिल्ली के लिए निकल पड़े। राजीव ने वहां एक बड़ा मकान किराए पर लिया था, जहां तीनों आराम से रहने लगे। एक शाम राजीव ने अपने पिताजी से कहा, आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर मोहनलाल थोड़ा नाराज होकर बोले, और मुझे अकेला छोड़ दोगे? मैं यहां क्या करूंगा? राजीव ने प्यार से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मोहनलाल के लिए राजीव ने एक नौकरानी भी रख दी थी, जो हर वक्त उनकी मदद करती रही। एक दिन मोहनलाल ने कहा, बेटा, यह पुराना फोन अब काम का नहीं रहा। इसमें इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता। मुझे एक नया स्मार्टफोन दे दो, ताकि मैं दुनिया की खबरें देख सकूं और वीडियोस भी देख सकूं। राजीव तुरंत बाजार गया और एक नया स्मार्टफोन लेकर लौटा। उसने खुशी से कहा, लीजिए अब्बा जी, अब आप दुनिया की हर चीज अपने हाथ में रख सकते हैं। राजीव और संजना थोड़े दिन घूमने चले गए और घर में सिर्फ मोहनलाल और नौकरानी रह गए। कुछ दिन बाद शाम को मोहनलाल नए फोन पर वीडियोस देख रहे थे। उन्होंने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और लोगों की वीडियोस देखने लगे। एक वीडियो में उन्होंने हिम्मत करके उस लड़की को कॉल कर दिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच अच्छा संवाद बन गया। मोहनलाल ने कहा, आपकी हंसी और बातें बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुशी होती है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ ही दिन बाद उनकी बातचीत और भी गहरी हुई और दोस्ताना रोमांटिक समझ बन गई। फिर मोहनलाल ने लड़की से कहा कि अगर वो चाहें तो कभी उनके घर मिल सकती है। लड़की ने खुशी खुशी हाँ कहा। जब वो घर आई तो मोहनलाल ने उन्हें स्वागत किया, सोफे पर बैठाया और दोनों ने आराम से बातें की। मोहनलाल ने अपनी देखभाल के लिए विशेष ध्यान रखा, अपने बालों और कपड़ों का ख्याल किया ताकि वो खुश और आत्मविश्वासी दिखें। दोनों ने शाम का समय साथ बिताया, बातें की, हंसी मजाक हुआ और घर में हल्का फुल्का खुशियों भरा माहौल बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ताना और सम्मानजनक रिश्ता बन गया, जिसमें मजा भी और समझदारी भी थी। अगले कुछ दिन मोहनलाल और लड़की ने सिर्फ दोस्ताना और सम्मानजनक मुलाकातें की और मोहनलाल को एक नई उमंग और खुशी का एहसास होने लगा। मोहनलाल ने कोर्ट में शादी करके लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राजीव और संजना कमरे में बैठकर हैरानी और चुप्पी से एक दूसरे को देख रहे थे। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, तुम दोनों को मेरी नई पत्नी से मिलवाता हूं। ये अब तुम्हारी मां है। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हां, मेरा भी एक बेटा और बहू है। राजीव के चेहरे पर चौंक और अविश्वास का भाव साफ नजर आया। मोहनलाल ने संजना की ओर देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में चले जाएंगे, खाना वही ले आना। शाम को लड़की ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, क्यों ना हम खाना होटल में खाएं। दोनों होटल गए, कमरा बुक किया और रात वही गुजारी। सुबह जब राजीव बाप के कमरे में झांका तो कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद संजना ने चाय लेकर आई। इसी बीच मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ घर लौट आए और सीधे कमरे में चले गए। लड़की ने शौकीन अंदाज में कहा, मुझे आज थोड़ी खरीदारी करनी है, थोड़ी देर बाहर जाना है। मोहनलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये सब राजीव ने देखा और गुस्से में संजना से कहा, ये लड़की पिताजी को परेशान कर देगी। रोज नए नए नखरे, होटल, खरीदारी, पिताजी कब तक इसे सहते रहेंगे? राजीव ने हिम्मत करके लड़की से सीधे कहा, पिताजी आपके हर नखरे उठाते हैं, ये सब कब तक चलेगा? मोहनलाल गुस्से में फट पड़ा और बोला, ये मेरी जिंदगी है,
मेरी बीवी मेरी पसंद है। तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब लेने वाले? लड़की ने भी साफ कहा, हमने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की भी जिम्मेदारी संभालूंगी। माहौल और तल्ख हो गया। मोहनलाल ने संजना को बुलाया और कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ और समझाओ कि हमें परेशान न करें। संजना खामोशी से राजीव को अपने कमरे में ले गई। इधर मोहनलाल और उसकी नई पत्नी आराम से बैठ गए। लड़की ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, देखो, तुम्हारा बेटा और बहू कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह घर तुम्हारा है और तुम्हारा निर्णय सबसे ऊपर है। मोहनलाल ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई समझदार हो। दूसरी ओर राजीव संजना से कह रहा था, कुछ ही दिनों में मुझे फिर से विदेश जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की चिंता हमेशा रहेगी। मोहनलाल ने जब नई दोस्त से मुलाकात की तो उसने खुशी और सहजता से कहा, यहां आकर कैसा लग रहा है? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी परवाह कर रहा है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूं। लड़की ने हंसते हुए कहा, यही तो मेरा काम है, दूसरों को खुश करना। मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि आप बस इसी तरह मेरे साथ रहें, कोई जरूरत नहीं, बस आपकी दोस्ती और साथ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ताना और आत्मीय रिश्ता गहरा हुआ। लड़की ने कहा, अगर आप चाहो तो हम दोस्ताना रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं। तभी मोहनलाल के फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ राजीव थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, पिताजी, तुरंत घर वापस आइए। मोहनलाल घबरा गए और तुरंत घर लौट आए। घर पहुंचते ही राजीव ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये सही नहीं है। मोहनलाल ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मुझे जो सही लगे वही मैं करूंगा। घर मेरा है और यहां मेरी राय चलती है। राजीव और संजना थोड़ी चिंता में रह गए। मोहनलाल ने अपना मन कायम रखा। उसने लड़की से कहा कि वे सुबह दोस्ताना और सुरक्षित तरीके से कोर्ट में शादी कर सकते हैं। रात को दोनों घर लौट आए। सुबह मोहनलाल पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाने लगे। राजीव ने रोका और चिंता जताई, पिताजी, मुझे डर है कि यह फैसला आपको मुश्किल में डाल सकता है। मोहनलाल ने धैर्यपूर्वक कहा, यह मेरी जिंदगी है, मैं अपने फैसले खुद लूंगा। आपकी चिंता मैं समझता हूं, लेकिन मेरा निर्णय मेरा ही होगा। राजीव ने खामोशी से सिर हिलाया। मोहनलाल ने दरवाजा खोलकर अपने मन का निर्णय पूरा किया और कोर्ट की ओर चल पड़े। मोहनलाल ने कोर्ट में शादी करके लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राजीव और संजना कमरे में बैठकर हैरानी और चुप्पी से एक दूसरे को देख रहे थे। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, तुम दोनों को मेरी नई पत्नी से मिलवाता हूं। ये अब तुम्हारी मां है। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, जी हां, मेरा भी एक बेटा और बहू है। राजीव के चेहरे पर चौंक और अविश्वास का भाव साफ नजर आया। मोहनलाल ने संजना की ओर देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में चले जाएंगे, खाना वही ले आना। शाम को लड़की ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, क्यों ना हम खाना होटल में खाएं। दोनों होटल गए, कमरा बुक किया और रात वही गुजारी। सुबह जब राजीव बाप के कमरे में झांका तो कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद संजना ने चाय लेकर आई। इसी बीच मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ घर लौट आए और सीधे कमरे में चले गए। लड़की ने शौकीन अंदाज में कहा, मुझे आज थोड़ी खरीदारी करनी है, थोड़ी देर बाहर जाना है। मोहनलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये सब राजीव ने देखा और गुस्से में संजना से कहा, ये लड़की पिताजी को परेशान कर देगी। रोज नए नए नखरे, होटल, खरीदारी, पिताजी कब तक इसे सहते रहेंगे? राजीव ने हिम्मत करके लड़की से सीधे कहा, पिताजी आपके हर नखरे उठाते हैं, ये सब कब तक चलेगा? मोहनलाल गुस्से में फट पड़ा और बोला, ये मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी मेरी पसंद है,
तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब लेने वाले? लड़की ने भी साफ कहा, हमने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की भी जिम्मेदारी संभालूंगी। माहौल और तल्ख हो गया। मोहनलाल ने संजना को बुलाया और कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ और समझाओ कि हमें परेशान न करें। संजना खामोशी से राजीव को अपने कमरे में ले गई। इधर मोहनलाल और उसकी नई पत्नी आराम से बैठ गए। लड़की ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, देखो, तुम्हारा बेटा और बहू कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह घर तुम्हारा है और तुम्हारा निर्णय सबसे ऊपर है। मोहनलाल ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई समझदार हो। दूसरी ओर राजीव संजना से कह रहा था, कुछ ही दिनों में मुझे फिर से विदेश जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की चिंता हमेशा रहेगी। राजीव बेचैनी से बोला, मुझे हर पल यही चिंता खाई जा रही है, ये औरत पिताजी को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। संजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर माँ जी आज जिंदा होती तो शायद हमें ये दिन कभी देखने ही न पड़ते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का ध्यान रखूंगी। ये कहकर संजना किचन की ओर बढ़ी, लेकिन पहले वो अपने ससुर के कमरे के बाहर रुकी और धीरे से बोली, पिताजी, मैं राजीव के लिए चाय बना रही हूं, क्या आपके लिए भी ले आऊं? मोहनलाल कुछ कहते उससे पहले ही उसकी नई पत्नी ने जल्दी से कहा, हां बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। संजना बिना कुछ बोले चाय बनाने चली गई। उसने चाय तैयार कर ससुर के कमरे में टेबल पर रख दी, फिर वापस आकर राजीव को चाय दी और धीमी आवाज में बताया, पिताजी और वो औरत कमरे में बैठे हैं। राजीव ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, पहले पिताजी अकेले रहते थे, अब इसके साथ। लगता है सुबह होते ही फैसला करना पड़ेगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या वो औरत। रात को नौकरानी ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। राजीव और संजना ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद राजीव ने नौकरानी से कहा, पिताजी और उनकी पत्नी का खाना कमरे में पहुंचा दो। नौकरानी जब खाना लेकर कमरे में गई तो अंदर का हाल देखकर चौंक गई। मोहनलाल और उसकी नई पत्नी दोनों पूरी तरह बेखबर हालत में थे। मोहनलाल ने भारी आवाज में कहा, आज से मेरी पत्नी का खास ध्यान रखना। नौकरानी चुपचाप बाहर आ गई। राजीव और संजना भी थककर अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह राजीव बहुत पहले जाग गया था। वो परेशान बैठा था। संजना ने चाय दी तो राजीव ने सख्त लहजे में कहा, आज सब साफ हो जाएगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वो औरत। आज फैसला होगा। उसी वक्त मोहनलाल और उसकी पत्नी कमरे से बाहर आए। मोहनलाल ने आवाज दी, बहू, हमें भी चाय दे दो। संजना ने चाय का कप उनके हाथ में दिया। तभी वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी है, और सुनो, आज दोपहर का खाना हम होटल में खाएंगे। राजीव ने ये बात सुन ली। वो खुद पर काबू नहीं रख सका और गुस्से में बोला, पिताजी, ये रोज का तमाशा कब तक चलेगा? हर दिन होटल, हर दिन वही फरमाइशें। जो ये कहती है आप वही करते हैं। क्या अब आपने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला इसी के हाथ में दे दिया है? कुछ दिन बाद मैं फिर विदेश चला जाऊंगा, फिर आपका क्या होगा? मोहनलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, राजीव, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाओ। ये मेरी पत्नी है और ये घर मेरा है। मैं अपने खर्च अपनी पेंशन से चलाता हूं। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, और याद रखना, दोबारा लौटकर मत आना। राजीव का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है पिताजी, हम अभी चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए, ये औरत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। राजीव ने भारी आवाज में कहा, आज जो फैसला आपने लिया है उसी पर आपको कल पछताना पड़ेगा। कमरे के एक कोने में खड़ी वो औरत ये सब सुन रही थी। वो हल्की हंसी के साथ बोली, अरे, आप दोनों बाप बेटे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर मेरी वजह से झगड़ा है तो मैं चली जाती हूं। मोहनलाल ने तुरंत हाथ उठाकर कहा,
नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये दोनों जाएंगे। राजीव और संजना, अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दो। राजीव के दिल को गहरी चोट लगी, लेकिन संजना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे। दोनों अपने कमरे में गए। संजना ने बैग निकाला और कपड़े समेटने लगी। भर्राई आवाज में बोली, राजीव, अब हम कहाँ रहेंगे? ये घर तो अब हमारा नहीं रहा। राजीव ने थके हुए स्वर में कहा, अब एक ही रास्ता है, हम वापस विदेश चले जाते हैं। पिताजी ने खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो धीमे से बोली, लेकिन पिताजी का क्या होगा? राजीव ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, आज उन्होंने तय कर लिया है कि हम उनके लिए अजनबी हैं। अब ये घर सिर्फ उनका है। दोनों बैग उठाकर चुपचाप घर से निकल गए। दरवाजा बंद करते वक्त संजना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे सालों की यादों को अलविदा कह रही हो। वक्त बीतता गया। राजीव और संजना विदेश लौट गए। उधर मोहनलाल अपनी नई पत्नी के साथ अकेले रहने लगा। कभी घर में बैठे रहते, कभी बाहर खाने चले जाते। नौकरानी रोज सब देखती और मन ही मन दुखी होती। फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसने मोहनलाल की दुनिया हिला दी। मोहनलाल ने कहा, हम दोनों के लिए चाय बना दो। औरत मुस्कुराई, आज मैं खुद चाय बनाऊंगी। वो किचन में गई और नौकरानी से बोली, आज तुम जाओ, मैं सब संभालूंगी। नौकरानी चुपचाप चली गई। औरत ने जल्दी से चाय बनाई। मोहनलाल ने खुशी से चाय पी और बोला, आज की चाय तो बहुत अच्छी है। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बिस्तर पर लेट गया। मौका देखकर औरत ने अलमारी खोली, सारे गहने और नकदी बैग में भरी और चुपचाप घर से निकल गई। रात काफी बीतने के बाद मोहनलाल की आंख खुली। कमरा अस्त व्यस्त था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। अलमारी खोली तो अंदर सब खाली था। गहने और पैसे सब गायब। घबराकर उसने फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। नौकरानी कमरे में आई तो मोहनलाल ने बदवासी में पूछा, वो कहाँ है? नौकरानी ने कहा, बाबूजी, शाम को उसने कहा था कि आज खाना और चाय वही बनाएगी। ये सुनते ही मोहनलाल सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद वो सीधा पुलिस थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए सारी बात बताने लगा। मोहनलाल रोते हुए बोला, साहब, उस लड़की ने मुझसे शादी का नाटक किया। कल रात उसने चाय में नशीली दवा मिलाई, मुझे बेहोश कर दिया और घर के सारे गहने व पैसे लेकर भाग गई। इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में पूछा, उस लड़की की उम्र कितनी होगी? मोहनलाल ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, करीब 25 साल। इंस्पेक्टर हल्की हंसी के साथ बोला, आप 62 साल के हैं और आपने 25 साल की लड़की से शादी कर ली? क्या आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि यह सब धोखा हो सकता है? खैर, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद मोहनलाल घर लौट आया। उसका मन बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार उस लड़की को फोन करता रहा, लेकिन मोबाइल बंद मिला। उसी समय उसे अपने बेटे राजीव की बातें याद आने लगी कि ये लड़की एक दिन उसे बर्बाद कर देगी। नौकरानी ने धीरे से कहा, बाबूजी, अब आपको अपने बेटे और बहू को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। मोहनलाल ने भारी मन से कहा, उस इंस्टाग्राम वाली लड़की की बातों में आकर मैंने अपने बेटे और बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। पता नहीं वे मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने तुरंत राजीव को फोन किया। उधर विदेश में बैठे राजीव ने कॉल उठाई और सख्त आवाज में कहा, पिताजी, अब और क्या बाकी रह गया है? मोहनलाल की आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन देर से ही सही, आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे और तुम्हारी पत्नी को माफ कर दो। उस लड़की ने मुझे पूरी तरह धोखा दिया। राजीव ने नाराज होकर कहा, पिताजी, अब हमें आपकी किसी नई शादी या धोखे की कहानी से कोई मतलब नहीं है। आपने हमें अपमानित करके घर से निकाल दिया था। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। ये सुनकर मोहनलाल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोन पर संजना से कहा, बहू,
तुम ही राजीव को समझाओ। मुझे माफ करवा दो, संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया। पिताजी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आपने जो किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। फोन कटते ही मोहनलाल कुर्सी पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि जवानी और लालच के चक्कर में उसने अपनी इज्जत, अपना बेटा और अपनी बहू सब खो दिया। जिस लड़की को उसने जीवन साथी बनाया, वही उसे लूट कर चली गई। अंत में वो अकेला रह गया और मन ही मन समझ गया, दौलत और दिखावटी प्यार हमेशा धोखा देते हैं। असली सहारा अपने बच्चे, परिवार और रिश्ते ही होते हैं। जो इंसान अपने रिश्तों को ठुकरा देता है, वो एक दिन बिल्कुल अकेला रह जाता है।